नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये सिर्फ किसी एक देश की क्रांति नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी 3 शब्दों की जो आज भी गूंजते हैं: लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। चलिए सीधा चलते हैं 14 जुलाई 1789 के पेरिस में। जरा इमेजिन कीजिए, शहर की हवा में ना एक अजीब सा डर और गुस्सा घुला हुआ है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि किंग यानी राजा अपनी आर्मी को आम लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला है। और इसी डर के बीच हजारों लोगों की भीड़, गुस्से से उबलती हुई भीड़, बैस्टील नाम के एक किले पर धावा बोल देती है। ये किला सिर्फ एक जेल नहीं था, ये राजा की तानाशाही पावर का सबसे बड़ा सिंबल था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि फ्रांस के लोग अपने ही राजा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए? कौन सी ऐसी वजह थी जिन्होंने एक चिंगारी को इतनी बड़ी आग बना दिया? चलिए इस पूरी कहानी को आहिस्ता आहिस्ता, परत दर परत समझते हैं। तो देखिए, इस रेवोल्यूशन को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस दौर के फ्रांस को समझना होगा, उस सिस्टम को जिसे ओल्ड रेजीम कहा जाता था। समझिए कि ये एक बारूद का ढेर था, बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। उस समय फ्रांस का पूरा समाज बेसिकली 3 हिस्सों में या एस्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट एस्टेट यानी क्लर्जी, मतलब चर्च से जुड़े लोग। फिर आते थे सेकंड एस्टेट यानी नोबिलिटी, मतलब अमीर उमरा लोग, कुलीन वर्ग। और आखिर में थी थर्ड एस्टेट, जिसमें बाकी सारी जनता थी, किसान, मजदूर, व्यापारी, वकील, सब। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि पहले 2 स्टेट्स को पैदाइशी स्पेशल राइट्स मिले हुए थे और वो कोई टैक्स भी नहीं देते थे। सारा का सारा बोझ अकेले थर्ड स्टेट पर था। उस दौर के आर्टिस्ट ने इस भेदभाव को बहुत खूबसूरती से दिखाया है। इस तस्वीर में देखिए, एक आर्टिस्ट ने कुलीन वर्ग को मकड़ी और किसान को मक्खी की तरह दिखाया है। कितना साफ साफ पता चल रहा है कि कैसे नोबिलिटी आम लोगों की मेहनत को चूस रही थी। अब समाज में इतनी नाबराबरी तो थी ही, ऊपर से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, देश का खाली खजाना। जब किंग लुई 16 गद्दी पर बैठे तो उन्हें 2 अरब लीवरेज से भी ज्यादा का कर्ज मिला था। और अमेरिकन रेवोल्यूशन जैसे युद्धों में अमेरिका की मदद करने से ये कर्ज कम होने के बजाय और बढ़ गया। सोच के देखिए, हालात इतनी खराब थीं कि सरकार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ कर्ज पर 10% का ब्याज चुकाने में चला जाता था। इसका साफ मतलब था कि लोगों की भलाई के लिए, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल या सड़कों के लिए, पैसा बच ही नहीं रहा था। और जब इकोनॉमी की हालत ऐसी हो तो इसकी सबसे ज्यादा मार हमेशा गरीबों पर पड़ती है। फसल खराब हुई तो ब्रेड के दाम, जो आम आदमी का खाना था, आसमान छूने लगे। और इससे पैदा हुआ एक सबसिस्टेंस क्राइसिस, मतलब एक ऐसा बुरा दौर जहां लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। इसी उथल-पुथल के बीच कुछ नए आइडियाज भी फैल रहे थे। ये दौर था एनलाइटनमेंट का। जॉन जाक रूसो जैसे फिलोसोफर्स ने किंग के डिवाइन राइट्स यानी राजा के देवता होने के आइडिया को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि सरकार तो लोगों और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर बेस्ड होनी चाहिए। तो अब देखिए, स्टेज पूरी तरह सेट था। लोगों में गुस्सा, खजाना खाली और हवा में नए-नए आइडियाज। बस एक चिंगारी की कमी थी, और वो चिंगारी तब लगी जब किंग ने और टैक्स लगाने की कोशिश की। हुआ ये कि जब किंग ने टैक्स बढ़ाने के लिए तीनों एस्टेट्स की एक मीटिंग बुलाई, तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने एक मांग रख दी। उन्होंने कहा कि हर मेंबर को एक वोट मिलना चाहिए। जब किंग ने मना कर दिया, तो उन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और पास के ही एक टेनिस कोर्ट में जमा होकर कसम खाई कि वो फ्रांस का संविधान बनाकर ही रहेंगे। ये टेनिस कोर्ट ओथ इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ एक क्विक नज़र डालते हैं इस क्रांति के मेन इवेंट्स पर। 1789 में बैस्टिल पर हमले से शुरुआत हुई, फिर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मनार्की बनी, 1793 तक आते आते किंग को फांसी दे दी गई और फ्रांस रिपब्लिक बन गया, और आखिर में 1804 में नेपोलियन सम्राट बना। एक तूफानी दशक था ये, है ना? एक बार जब रेवोल्यूशन की आग भड़क चुकी थी ना, तो उसे रोकना नामुमकिन सा हो गया। जल्द ही ये लड़ाई सिर्फ एक लिमिटेड मोनार्की की मांग से आगे बढ़कर राजतंत्र को जड़ से उखाड़ फेंकने और एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र बनाने की जंग बन गई। इसी दौरान नेशनल असेंबली ने एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट जारी किया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन।
इसमें साफ साफ कहा गया कि सभी इंसान पैदाइशी आज़ाद हैं और बराबर हैं। लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और स्पीच की आज़ादी जैसे अधिकारों को नेचुरल एंड इनएलिएनेबल घोषित किया गया। मतलब ये ऐसे अधिकार हैं जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। उस जमाने में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन तक क्रांति के आइडियाज पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। जैसे ये टूटी हुई जंजीर, ये गुलामी से आज़ादी का प्रतीक थी। ऐसे ही सिंबल्स ने क्रांति के मैसेज को घर घर तक पहुंचाया। धीरे धीरे क्रांति और रैडिकल होती जा रही थी। जैकोबिन्स जैसे पॉलिटिकल क्लब्स बन गए, जिनके मेंबर्स समाज के कम अमीर तबके से आते थे। ये लोग खुद को सांस्कुलॉट्स कहते थे और आज़ादी के प्रतीक वाली लाल टोपी पहनते थे। इन्होंने ही क्रांति को एक नए और ज्यादा उग्र मोड़ पर ला खड़ा किया। अब बात करते हैं क्रांति के सबसे कंट्रोवर्शियल और खूनी दौर की। इसे रेन ऑफ टेरर या आतंक का राज कहते हैं। 1793 से 1794 के बीच का ये वक्त रॉबेस्पियर के लीडरशिप में चला। और इस दौर का सिंबल बन गया गिलोटीन, एक ऐसी मशीन जिससे सर कलम किया जाता था। रिपब्लिक का दुश्मन समझे जाने वाले हर शख्स को, चाहे वो कुलीन वर्ग से हो, चर्च से हो या कोई और, उसे इस मशीन से मौत दे दी जाती थी। और यहीं पर इस क्रांति का सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है। लिबर्टी को लेकर क्रांतिकारियों के बीच ही अलग अलग सोच थी। डिसमोलिन्स जैसे लोगों के लिए आज़ादी का मतलब खुशी और न्याय था। वहीं रॉबेस्पियर का मानना था कि आज़ादी के दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आतंक यानी टेरर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये दिखाता है कि क्रांति अपने ही आइडियल्स में कैसे उलझ गई थी। रेन ऑफ टेरर के बाद जब रॉबेस्पियर को खुद गियोटिन पर चढ़ा दिया गया, तो क्रांति ने एक नया मोड़ लिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी उथल-पुथल का आखिर फ्रांस और बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ा। रॉबेस्पियर के बाद एक कमजोर सी 5 मेंबर वाली सरकार आई, जिसे डायरेक्टरी कहते थे। इसके दौर में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि उसने एक मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट के लिए रास्ता बना दिया। और 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन नेपोलियन के आने के बाद भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी विरासत थी, वो थे उसके आइडियाज़। लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स के आइडियाज़ फ्रांस से निकलकर पूरे यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैले। इसी ने फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया और आगे चलकर एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को भी इंस्पायर किया। और ये जानना काफ़ी दिलचस्प है कि इन क्रांतिकारी विचारों की गूंज दूर दराज हिंदुस्तान तक भी पहुंची। राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय थिंकर्स भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकले ये 3 आइडिया, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, आज भी हमारी दुनिया को कैसे शेप कर रहे हैं, इस पर सोचना ज़रूरी है।